बीबीसी के प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर इस चर्चा में आप सबों का स्वागत। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका संदर्भ गुप्तोत्तर काल से है, प्राचीन भारतीय गुप्तोत्तर काल से है, यानी कालखंड के दृष्टिकोण से आप इसे 550 ईस्वी से लेकर 600-650 ईस्वी तक ले जा सकते हैं। तो हर्षवर्धन के काल तक का जो कालखंड है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इस चर्चा के पहले हिस्से में हम लोगों ने जो लेटर गुप्ता रूलर्स हैं और मौखारी राजा जो हैं उनकी चर्चा कर ली है। पुष्यभूति परिवार की भी हम लोगों ने चर्चा की। मूलतः यही तीन परिवार अपना वर्चस्व, राजनैतिक वर्चस्व हमें छठी शताब्दी के दूसरे हाफ में बनाते हुए दिखते हैं। तो लेटर गुप्ता रूलर्स हैं, मौखारी राजा हैं और पुष्यभूति वंश के राजा हैं, जिससे हर्षवर्धन का भी ताल्लुक है। तो उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे पुष्यभूति परिवार का प्रभाव स्थानीश्वर इलाके में, जिसे आज के दिन हम थानेसर या थानेश्वर के नाम से भी जानते हैं, और यह इलाका मध्यवर्ती गंगा का इलाका नहीं है बल्कि गंगा और सिंधु के बीच का इलाका है। तो आप देखते हैं कि जो पूरा स्ट्रेच है उत्तर भारत का, जो गैंजेटिक प्लेन का है और इंडस नदी यानी सिंधु नदी से लेकर पूरी गंगा नदी का जो फैलाव है, यह इलाका जो है वो एक पॉलिटिकल वर्चस्व का, राजनीतिक वर्चस्व का अखाड़ा बना हुआ था। और छोटे छोटे जो राजवंश हैं वो एक दूसरे को हराकर, मैट्रिमोनियल अलायंस कर वो अपने पावर को आगे बढ़ाने की निरंतर कोशिश में है। और इसी कोशिश के बीच हम पाते हैं कि एक राजवंशी परिवार जिसकी शुरुआती स्थिति तो सामंती ही दिखती है, क्योंकि जो टाइटल वो यूज कर रहे हैं वो स्वायत्तता का द्योतक नहीं है शुरुआती दौर में। और उसके पश्चात पुष्यभूति परिवार के जो राजा हैं वो अपनी पॉलिटिकल पावर को स्वायत्त तरीके से भी एसेट कर रहे हैं। तो थानेश्वर इलाके में हम देखते हैं कि पहले जो तीन राजा हैं, नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम और आदित्यवर्धन, तो इनकी जो पदवी है वो केवल महाराजा की है। और जैसा हम लोग पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं कि महाराजा अगर पदवी है तो ये सॉवरिन का द्योतक नहीं है, यानी एक स्वायत्त राजा संभवतः वो नहीं थे। और बाकी जो राजवंशी परिवार हैं, जैसे मौखारी या लेटर गुप्ता रूलर्स के शुरुआती दौर के जो राजा थे, उन्हीं की भांति इस पुष्यभूति परिवार के भी शुरुआती तीन राजा गुप्त वंश के अधीन ही रहे होंगे और उनकी स्टेटस फ्यूडेटरी की रही होगी, सामंती स्टेटस रहा होगा। तत्पश्चात हम पाते हैं कि पुष्यभूति राजा हुणों के साथ भी उनका ताल्लुक हमें दिखता है और एक कोऑपरेशन के संदर्भ में यह ताल्लुकात दिखता है। और इसके पश्चात आदित्यवर्धन का पुत्र प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के नाम से आप सभी वाकिफ होंगे, 583 से लेकर 605 ईस्वी तक प्रभाकर वर्धन का शासनकाल रहा। प्रभाकर वर्धन अर्थात हर्षवर्धन के पिता। तो इस कालखंड में 605 ईस्वी तक आदित्यवर्धन के पुत्र प्रभाकर वर्धन हमें इस इलाके में शासन करते हुए दिखते हैं और इन्हें प्रतापशील के नाम से भी समकालीन स्रोतों में जाना जाता है। और उन्होंने पहली बार परम भट्टारक महाराज अधिराज की उपाधि हासिल की। और जैसा कि पहले की चर्चाओं में हम बात कर चुके हैं कि ये जो पॉम्पस टाइटल्स हैं, अगर आप इन्हें कंपेयर करें
अशोक मौर्य राजा अशोक से या चंद्रगुप्त मौर्य से या अन्य राजाओं से, मौर्य राजाओं से, तो मौर्य राजा का जो साम्राज्य था वो काफी बड़ा था, परंतु जो टाइटल वो प्रयोग करते थे वो राजा का ही था। अब परिस्थितियां बदल गई हैं और 6ठी शताब्दी ईस्वी तक छोटे छोटे राजा भी बड़े पॉम्पस, भारी भरकम वो पदवी और उपाधि का प्रयोग कर रहे थे अपने पोजीशन को दिखाने के लिए। हालांकि इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इन पदों या इन उपाधियों के नामकरण में आप हायरार्की अंतर्निहित देख सकते हैं, क्योंकि कौन ऊपर है और कौन ज्यादा बड़ा है, तो वो उस नामकरण में वो प्रतिलक्षित होता है। और ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कभी कि कैसे ये जो सामंती स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या फ्यूडल सेंसिबिलिटीज है, उसका परिचायक भी है। हुनों को हराने के पश्चात सिंधु इलाका गुर्जर राजाओं से, गंधार के राजाओं से और मालवा के राजाओं को भी प्रभाकर वर्धन हराते हुए दिखते हैं। और प्रभाकर वर्धन अपने आप को सूर्य देवता का अनुयायी मानते हैं और एक सेल्फ आइडेंटिफायर जो प्रभाकर वर्धन का है वो सूर्य देवता के अनुयायी का है। इनकी पत्नी यशोवती थी और जो कि मुख्य रानी थी, और यशोवती से ही उन्हें 3 बच्चे थे, 2 बेटे राजवर्धन और हर्षवर्धन और बेटी राजश्री। बेटी राजश्री के विवाह और उसका जो राजनीतिक प्रतिफल हुआ उसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं और अभी भी देखेंगे कि कैसे इस जो वैवाहिक संबंध जो बना राजश्री का, उसको आधार बनाकर कैसे पुष्य भूति परिवार राजवर्धन और हर्षवर्धन के माध्यम से अपनी राजनीतिक सत्ता एक बड़े इलाके पर बना पाते हैं। तो जैसा हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि राजश्री प्रभाकर वर्धन की पुत्री थीं और राजश्री का विवाह ग्रहवर्मण जो कि मौखारी राजा थे उनसे हुई। और ग्रहवर्मण की मौत के पश्चात, चूंकि उनकी मौत युद्ध में हुई थी, राजनीतिक युद्ध में हुई थी, तो उनके मौत के पश्चात पुष्यभूति राजा हर्षवर्धन से ऐसा प्रतीत होता है कि मौखारियों ने अनुरोध किया कि आप इन दोनों इलाकों को अधिग्रहित कर लें और कन्नौज को राजधानी का दर्जा देकर, यानी कन्नौज को नाभिकीय केंद्र बनाकर सम्मिलित तरीके से दोनों राज्यों के का वो शासन और प्रशासन देखें। तो एक आप कह सकते हैं कि रूल बाय कंसेंट, उसका मैट्रिमोनियल संदर्भ तो है ही, परंतु कहीं एक कंसेंसुअल एक पुट रूलरशिप का वो हमें हर्षवर्धन के तौर पर यहां देखने को मिल रहा है। प्रभाकर वर्धन के पश्चात, तो अगर सीक्वेंस ऑफ रूलर्स आप देखें पुष्यभूति राजाओं का, तो प्रभाकर वर्धन के पश्चात राज्यवर्धन जो कि उनके पुत्र थे, 605 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी तक केवल छोटा शासनकाल राज्यवर्धन का रहा। और उसके बाद राज्यवर्धन के मौत के बाद हर्षवर्धन इस बड़े हिस्से पर, मौखारी और पुष्यभूति दोनों इलाकों को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उस पर शासक के तौर पर काबिज होते हैं। हर्षवर्धन के राजा बनने के समय यानी 606 ईस्वी के 606-607 ईस्वी के आसपास हमें
एक अलग सा संदर्भ भी मिलता है। एक बैकड्रॉप जो होता है उसकी पृष्ठभूमि ये है कि मंत्रिपरिषद द्वारा चुनकर, तो ऐसा भी एक राजनीतिक परिपाटी हमें देखने को मिलता है हर्षवर्धन के एग्जाम्पल में, कि मंत्रिपरिषद द्वारा चुनकर राजा घोषित किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक देयर इज सम काइंड ऑफ ए कंसेंसुअल टिंज टू हिज इमर्जेंस एज अ रूलर। तो हम पाते हैं कि गुप्तोत्तर राजा यानी कि लेटर गुप्ता रूलर्स, जो कि गुप्त वंश से अलग थे, 550 ईस्वी के बाद मगध क्षेत्र में उनका प्रभाव था। मौखारी राजा, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, और जो मालवा इलाके में काफी महत्वपूर्ण थे और प्रभावी थे, और पुष्यभूति राजा जो कि थानेसर इलाके में काबिज थे। इन तीनों राज्यों के अलावा, जो कि उत्तर भारत को लगभग अपने राजनीतिक सत्ता के अंदर वो ला चुके थे, इन राजवंशों के अलावा सीमावर्ती इलाकों में कई छोटे छोटे राज्य भी थे और उनका भी संघर्ष एक दूसरे से बना हुआ था। और अगर हम इन तीन जो उत्तर भारतीय राजवंश हैं गुप्तोत्तर काल के, लेटर गुप्ता, मौखारी और पुष्यभूतियों के अलावा देखें तो बंगाल क्षेत्र में हमें गौड़ राजा देखने को मिलते हैं, गौड़ राजवंश देखने को मिलता है। वैसे ही कामरूप क्षेत्र में, यानी असम का इलाका है, वहां एक दूसरा राजवंश काबिज है। और वालाभी, यानी कि आप कह सकते हैं कि गुजरात राजस्थान इलाका जो है, पश्चिमी भारत का इलाका है, वहां हमें मैत्रक राजा देखने को मिलते हैं। तो मोटे तौर पर आज की चर्चा के दोनों खंडों में हम लोगों ने यह देखने की कोशिश की कि गुप्त वंश के खत्म होने के बाद, यानी 550 ईस्वी के पश्चात, जो उत्तर भारत की राजनीतिक परिदृश्य है वो अब ज्यादा बिखरी हुई है और कोई एक राजवंश, कोई एक डायनेस्टी पूरे उत्तर भारत पर समान रूप से अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने में असफल रहा और कई छोटे छोटे जो राजवंश हैं वो अलग अलग इलाकों में अपनी स्वायत्तता को दर्शा रहे हैं। और यह प्रतिलक्षित होता है इन राजवंशों का, आप कह सकते हैं कि सामंती उपाधि को छोड़ महाराजा अधिराज की उपाधि लेने की जो एक चेंज हमें देखने को मिलता है, वो अपने आप में परिचायक है कि अब एक एयर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ ये राजवंश अलग अलग इलाकों में अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। अब हम पाते हैं कि ये जो तीन राजवंश हैं और इसके सीमावर्ती इलाके में गौड़, कामरूप और वालाभी या मैत्रक राजाओं का जो उल्लेख है, इन परिस्थितियों में हर्षवर्धन का उदय होता है पुष्यभूति राजा के तौर पर। और हर्षवर्धन के समय में फिर से हमें एक बड़े क्षेत्र पर, उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र पर एक राजा के अंतर्गत राजनीतिक सत्ता को प्रयोग करते हुए एक उदाहरण मिलता है। परंतु ध्यान यह रहे कि जो एक साम्राज्य का आवरण है, और ऐसा अक्सर हम मान लेते हैं कि अब एक राजा के तौर पर या हर्षवर्धन के तौर पर हमें पूरे उत्तर भारत में एक राजा मिल रहा है, तो हम यह गलती ना करें कि उसे उसी प्रकार मान लें या उसमें जो केंद्र की सत्ता है, राजा पद से निकली हुई जो सत्ता है, उसे उतना मजबूत न मान लें जैसा हम मौर्य काल में पारंपरिक तौर पर राजवंश की सत्ता के बारे में जानते हैं।
क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं और कई इलाके जो उस समय, जैसे अगर मौर्य काल देखें तो मगध इलाका है वो मेट्रोपॉलिटन इलाका है, वहाँ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो चुका है, वहाँ इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन हो चुका है, वहाँ रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो रहा है सुचारू तरीके से। अब उस तरह की जो ऐतिहासिक प्रक्रिया है उससे कई इलाके गुजर चुके हैं और हम पाते हैं कि अब जैसे बंगाल इलाका है या मालवा इलाका है या वलाभी इलाका है या गौड़ या कामरूप इलाका है, यहाँ भी उतना सामाजिक और आर्थिक विभेदीकरण हो चुका है। यहाँ भी अब स्थानीय परिवार अपनी राजनीतिक सत्ता को एसर्ट करने की स्थिति में आ चुके हैं और यही एक बड़े पिक्चर के तौर पर हमें गुप्तोत्तर काल में देखने को मिलता है राजनीतिक अवस्था के तौर पर। यानी कि वो सारे प्रीकंडीशंस जो लोकल स्तर पर या रीजनल स्तर पर राजवंशों के उदय के होते हैं वो उत्तर भारत में काफी प्रगाढ़ हो चुका है। अलग अलग इलाके हैं, वहाँ सघन खेती संभवतः हो रही है, अधिशेष संग्रह हो रहा है, उतना राजस्व के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो उपलब्ध हैं। वो खेती के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, कारीगरी के माध्यम से, टैक्स वसूली के माध्यम से वो हो रहा है और अलग अलग इलाकों में अलग अलग परिवार जो कि संभवतः उस इलाके से ही जुड़े हुए हैं, वो कोई बाहर से कोई इंट्रूजन नहीं हो रहा है, तो उसी इलाके के जो परिवार गुप्त काल में उनका सामंती उनकी पहचान रही होगी, लेकिन अब गुप्त काल के खत्म होने के बाद, गुप्त शासन के खत्म होने के बाद वो अपनी पॉलिटिकल पावर को एसर्ट कर रहे हैं और ऐसा एसर्शन हमें अलग अलग क्षेत्रों से देखने को मिलता है। मोखारी के क्षेत्र से भी देखने को मिलता है, लेटर गुप्ता रूलर के भी क्षेत्र से देखने को मिलता है, थानेश्वर इलाके में पुष्यभूति राजाओं के तौर पर देखने को मिलता है। वैसे ही इसके इतर बंगाल इलाके में, गौड़ इलाके में भी हमें देखने को मिलता है, असम इलाके में कामरूप के तौर पर देखने को मिलता है और वालाभी यानी कि पश्चिमी भारत के इलाके में मैत्र राजाओं के तौर पर भी हमें देखने को मिलता है। तो यह है एक आप जो कहते हैं कि प्रोसेस सेंट्रिक अप्रोच पॉलिटिकल पावर को समझने का। यहाँ डायनेस्टी सेंट्रिक डिटेल्स मैंने आपको दिए, परंतु अगले इंटरैक्शन में मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो थियोरेटिकल बैकड्रॉप है, ये जो स्थिति बन रही है जहां बहुतायत में हमें राजवंश देखने को मिल रहा है उत्तर भारत में, और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहां भी काफी बदलाव आ रहा है और इतिहासकारों ने इस बदलाव को एक बड़े पृष्ठभूमि में समझने की कोशिश की है। कई इतिहासकार इस अवस्था को सामंती अवस्था के तौर पर देखते हैं और उनका मानना है कि सामंतवाद अब भारतीय इतिहास में प्रवेश कर चुका है और सामंतवादी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सभी हमें देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुप्तोत्तर काल में सामंतवादी जो शक्तियां हैं वो मजबूत हो रही हैं और सामंतवादी फ्रेम में ही, फ्यूडल फ्रेम में ही हम इसे समझें। इसके ऊपर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड डिबेट इतिहासकारों में देखने को हमें मिलता है, प्राचीन भारतीय संदर्भ में और अर्ली मेडिवल के संदर्भ में। और आगे की चर्चा में जब हम एक चर्चा निश्चित रूप से हर्षवर्धन की करेंगे और उसके साम्राज्य की करेंगे, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि ये जो थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स हैं, थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं पॉलिटिकल पावर की,
उसके संदर्भ में इन चीजों को किस हद तक हम समझ सकते हैं और किस पॉलिटिकल मॉडल की, किस थ्योरेटिकल मॉडल की सार्थकता जो गुप्तोत्तर काल की राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझने में है, उसको हम स्टैब्लिश कर पाते हैं या उसमें कुछ कमी रह जाती है और किसी दूसरे मॉडल की हमें जरूरत पड़ती है। तो कई मॉडल्स, जैसे एक दक्षिण भारतीय संदर्भ में बर्टनस्टीन ने सेगमेंट्री मॉडल ऑफ स्टेट की चर्चा की है, वैसे ही इंपीरियल मॉडल भी है चोला के संदर्भ में। तो सामंतवाद, सेगमेंट्री स्टेट, फ्यूडल स्टेट जिसे सामंतवाद हम कहते हैं, इंपीरियल स्टेट, इन सभी मॉडल्स के तहत इस राजनीतिक अवस्था को समझने की कोशिश की गई है। और एक आप कह सकते हैं कि ये एक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि एक मॉडल के तौर पर हम बना सकते हैं गुप्तोत्तर काल के लिए। और जो उसके डिटेल्स हैं उसकी चर्चा आज के 2 खंडों में मैंने आपके साथ की, और अगले खंड में हर्षवर्धन के शासनकाल की चर्चा करने के पश्चात जो इसके थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग्स है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।